हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट जो 4 है उसको देखने वाले हैं। इसके पहले के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की। हमने फ्रांस के बारे में देखा, फ्रांस में क्या बदलाव आ रहे थे उनके बारे में देखा, क्या क्रांति आई उनके बारे में देखा, कैसे ये क्रांति आई, कैसे ये रेवोल्यूशन आया उसके बारे में देखा। जो वहाँ जो क्लासेस हुआ करते थे, जो ग्रुप्स हुआ करते थे, उन जो 4 क्लासेस है, क्लर्जी, नोबलमैन, ये सारी चीजों के बारे में हमने देखा। तो अब हमको देखना है ये जो क्रांति आई है फ्रांस में, उसमें वुमेन्स का क्या रोल है, वुमेन्स ने क्या रोल निभाया है, कैसे जो है वुमेन्स ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उन सब सारी चीजों के बारे में पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, स्टार्टिंग में दी गई है। तो यहाँ पे एक वुमेन है जो घोड़े पर सवार है और उसके पीछे जो है हथियार वगैरह लेके और ड्रम लेके ये लोग राजा को लेने चाह रहे हैं। सो पर्शियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्सलाइसिस। वर्सलाइसिस क्या है ये हम पहले के चैप्टर्स में देख चुके हैं। वर्सलाइसिस जो है महल है जो राजा का, उसको वो जो जगह है उसको कहा जाता है। द प्रिंट इज वन ऑफ द मेनी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट्स ऑफ 5 अक्टूबर 1789 व्हेन वुमेन मार्च टू वर्सलाइसिस एंड ब्रॉट द किंग बैक विद देम टू पेरिस। ठीक है, तो 5 अक्टूबर 1789 की ये पिक्चर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे वुमेन्स जो है गाजे बाजे और हथियार के साथ और घोड़ों में सवार होके जो है वर्सलाइसिस की तरफ जाते हैं, राजा को वापस पेरिस लेके आते हैं। So from the very beginning, women were active participants in the events which brought so many important changes in the French society. जो important changes French society में आई हैं जिसके बारे में हमने इसके पहले के जो पार्ट्स हैं उसमें देखा था। तो यहाँ से ही मतलब हम देख सकते हैं कि वुमेन्स जो है हमेशा एक्टिव रही हैं, पार्टिसिपेट करते आई हैं जो भी इवेंट्स हैं जिसके कारण जो है फ्रेंच सोसाइटी में चेंज आए हैं। दे होप्ड दैट their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. तो उनको ये लगता था, होप मतलब उनको ये आशा थी कि अगर वो इन्वॉल्व रहेंगी अपना अपने आप में, जो अपने को जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें वो इन्वॉल्व रखेंगे, तो जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो चेंज होती आ रही जो गवर्नमेंट है वो कुछ मेजर्स लाएगी ताकि उनकी लाइफ में भी क्या सुधार आ सके, कुछ सुधार आ सके। तो पहले की जो वुमेन्स की लाइफ थी और अभी की जो वुमेन्स की लाइफ है उसमें बहुत अंतर है। उसमें उस समय जो है इतना आसान नहीं हुआ करता था वुमेन्स का लाइफ, इवन इन द फॉरेन कंट्रीज। तो वहां पे भी जो है उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। क्या स्ट्रगल है ये आगे देखेंगे। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। तो जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन है उनको काम करना पड़ता था, घर भी संभालना पड़ता था और काम भी करना पड़ता था। क्या क्या काम करती थी? दे वर्कड एज स्टीमेसेस और लॉन्ड्रेसेस, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट एंड वेर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल। प्रॉस्पेरस मतलब रिच पीपल, जो रईस लोग हैं उनके यहाँ वो काम किया करते थे। तो क्या क्या काम किया करती थी? स्टीम मतलब जो सिलाई करने वाली, लॉन्ड्रेसेस मतलब जो लॉन्ड्री का काम, जो कपड़े धोने का काम हो गया, प्रेस करने का काम हो गया वो काम, फूल बेचने का काम, फ्रूट्स बेचने का काम, वेजिटेबल्स बेचने का काम, और कई बार जो है एम्प्लॉयड रहती थी डोमेस्टिक सर्वेंट, जो घर का काम काज करने वाली जो महिला होती है उस तरीके से वो काम करने वाले के रूप में जो है रिच पीपल्स के यहाँ एम्प्लॉयड रहती थी। तो मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। तो जो जितनी भी महिलाएं थी है ना, मोस्टली जो है उनको एजुकेशन का कोई राइट नहीं रहता था, कोई एक्सेस नहीं रहता था उनके पास, और ना ही उनको कोई जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम। तो ये जो महिलाएं हैं, जो नोबल्स और वेल्थियर पीपल है ना, नोबल्स के बारे में हमने देख लिया, वेल्थियर मतलब जो रिच पीपल है, वो जो मेंबर्स है थर्ड स्टेट के, उन्हीं को ये अधिकार हुआ करता था कि वो कॉन्वेंट में जाकर पढ़े। उसके बाद जो है पढ़ाई के बाद जो है उनकी फैमिलीज जो है एक अच्छा लड़का देख के उनकी शादी करा दिया करते थे। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू टेक केयर फॉर देयर फैमिलीज, दैट इज कुक, फेच वाटर, क्यू अप for bread and looked after the children. Their wages were lower than those of men. तो यहाँ पे जो वर्किंग वुमेन है उनको जो काम कर रही है उसके साथ साथ अपनी फैमिलीज का भी ख्याल रखना पड़ता था, जैसे कि उनको खाना बनाना है, पानी भरने वाला काम हो गया, और सबसे खतरनाक काम जो है यहाँ पे आपको लग रहा होगा इजी, लेकिन ब्रेड के लिए लाइन लगाना, क्यू अप मतलब लाइन लगा के रखना, और अपने बच्चों का भी ध्यान देना। और जो भी उनको वेजेस मिलते थे, वेजेस मतलब उनको जो तनख्वाह मिलती थी, डेली वेज हो गया या मंथली वेज हो गया, जो भी, वो हमेशा मेन से क्या हुआ करते थे, कम हुआ करते थे। In order to discuss and voice their interest, women started their own public clubs and newspaper.
तो ये जो इनके साथ जो नाइंसाफी होती थी और अपनी आवाज उठाने के लिए, ठीक है, ये सारी चीजों में डिस्कशन करने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए, ताकि जो वुमेन्स के इंटरेस्ट में काम हो सके, तो वुमेन्स ने अपने एक कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बनाना चालू कर दिया और अपने न्यूज़पेपर भी पब्लिश करना चालू कर दिया। तो अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज, और देखते ही देखते ये जो वुमेन क्लब है इनकी जो संख्या है वो क्या हो गई, 60 हो गई, ठीक है, जो फ्रेंच सिटीज है वहां पर। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक मूवमेंट वाज मोस्ट फेमस ऑफ देम, और ये जो 60 क्लब्स है उसमें सबसे फेमस क्या था, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक मूवमेंट, ये क्या था, फेमस था वहां पे। तो वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज दैट वुमेन एंजॉय सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन, तो सबसे बड़ा डिमांड इनका क्या था कि उनको सेम पॉलिटिकल राइट्स चाहिए था जो मेन के पास है। मीन्स उनको वोट करने का भी अधिकार चाहिए था। वो चाहती थी कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी जो जो ये राजनीति है वहां पे उनको भी हिस्सा मिले, उनको भी कुछ अच्छे पोस्ट है वहां पे उनको बैठाया जाए। तो वुमेन्स वे डिसअपॉइंटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। तो यहाँ पे वुमेन्स क्यों डिसअपॉइंटेड थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 1791 में, उनको एक पैसिव सिटीजन का दायरा दे दिया गया, मतलब उनको कुछ भी वोट वगैरह करने का अधिकार नहीं था। पैसिव सिटीजन मतलब सिटीजन बस है, उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं है। दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, जैसे कि मैंने बताया उनको चाहिए था कि वो वोट कर सके और असेंबली में जो पोस्ट है, अच्छे पोस्ट है, वहां पे वो इलेक्ट हो सके और एक पॉलिटिकल ऑफिस जो है उसको वो वहां पे होल्ड कर सके। मतलब पॉलिटिकल ऑफिस मतलब कुछ भी जैसे अच्छे पोस्ट होते हैं, गवर्नर हो गया, इस तरीके के जो पोस्ट होते हैं, ऑफिसर्स के पोस्ट होते हैं, वो उनको मिल सके। ओनली देन दे वुड फील देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, और तभी उनको लगेगा कि हाँ उनके लिए भी कुछ काम हो रहा है जो नई गवर्नमेंट बन रही है वहां पर। So in the early years, the revolutionary government did not introduce laws that help improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. तो जो शुरुआती साल है वहाँ पे जो revolutionary government है, मतलब जो चेंज होते हुए गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ लॉस वगैरह नहीं बनाया वुमेन्स की लाइफ के लिए, लेकिन धीरे धीरे जो है उन्होंने स्टेट स्कूल्स खोले, स्कूलिंग जो है कंपलसरी कर दी सभी लड़कियों के लिए। एंड द फादर है ना, अब उनके जो पिता है वो बिल्कुल मतलब जोर जबरदस्ती के साथ उनके कहीं मैरिज नहीं करा सकते थे, और मैरिज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, मतलब आपको रजिस्टर कराना है अपना मैरिज के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी होता है मैरिज आप एक मैरिज सर्टिफिकेट आपको जरूरी है अभी इशू कराना, वैसे ही उस समय हुआ करता था कि मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ गया, बिल्कुल मतलब रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सिविल लॉ कोड के तरीके से वहां पर रजिस्टर होना चाहिए मैरिज। डिवोर्स जो है उसको भी लीगल कर दिया गया, और जिसके लिए बोथ मैन और जो वुमेन है ना, महिला जो पुरुष है, उनमें से कोई भी चाहे तो डिवोर्स ले सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेसेस। अब वुमेन्स को ये भी अधिकार मिल गया कि वो जॉब की ट्रेनिंग ले सके और अगर चाहे तो कुछ अपना बिजनेस भी रन कर सके। तो वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यूड, ठीक है। तो ये वो जो वुमेन्स की जो राइट है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो चाहती थी वो उनको अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि एक टाइम आया जो टाइम था रेन ऑफ टेरर का, ठीक है। ये एक टाइम था, एक साल का पूरा टाइम था, 1794 का टाइम था, जब जो है जो ये गवर्नमेंट है, सॉरी 1794 नहीं, 5 सितंबर 1793 से 27 जुलाई 1794, ठीक है, 1794 ये जो ड्यूरेशन था इसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, जब बहुत ज्यादा फ्रांस में दंगे फसाद हुए, मस्कैस हुए, इस तरीके की वहां पे हालात थे। तो यहाँ पे जो न्यू गवर्नमेंट है उन्होंने इशू कर दिया कि जितने भी वुमेन्स क्लब्स हैं और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उनको बैन कर दिया जाए, जो क्लोज मतलब वुमेन्स क्लब्स है उसको क्लोज कर दिया जाए, और जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वुमेन्स की उसको बंद कर दिया जाए। मेनी प्रोमिनेंट वुमेन्स वेयर अरेस्टेड, अ नंबर ऑफ देम वेयर एक्सिक्यूटेड। तो इसमें बहुत सारी जो मुख्य महिलाएं थी जो हमेशा आगे रहती थी उनको अरेस्ट कर लिया गया, और बहुत सारे लोगों को क्या है एग्जीक्यूट कर दिया गया, मतलब फांसी लगा दी गई। वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 years इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और वुमेन्स का जो ये मूवमेंट है, ये जो आंदोलन चल रहा था कि उनको वोटिंग राइट्स चाहिए और इक्वल वेजेस चाहिए, ये 200 साल तक कई कंट्रीज में, है ना, सिर्फ फ्रांस में नहीं, कई कंट्रीज में ये चलता रहा। The fight for vote was carried out through an international suffrage movement during late 19th and early 20th century. The example of the political activities of French women during Revolutionary was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won
राइट टू वोट। तो यहाँ पे जो वुमेन्स की जो वोटिंग राइट्स की जो लड़ाई है 200 साल तक कई कंट्रीज में चलते रही, और ये जो लड़ाई थी वोट के लिए, ठीक है, ये अब एक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट हो गया। सफरेज मतलब राइट टू वोट, ठीक है, जो जो 19th सेंचुरी से लेके लेट 19th सेंचुरी से लेके अर्ली 20th सेंचुरी तक चलता रहा। और ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज रही फ्रेंच वुमेन की, ये मतलब जिंदा रही। और 1946 में आखिरकार फ्रांस की जो महिलाएं हैं उनको वोटिंग राइट्स मिल गए। तो यहाँ पे हमको एक महिला के बारे में देखना है। ये महिला है, इनका नाम है लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ओलंपी डी गॉर्जस। इनके बारे में हमको देखना है, जिनका जन्म हुआ था 1748 में और मृत्यु हुई 1793 में। तो ओलंपी डी गॉर्जस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस। तो ये बहुत ही एक्टिव लेडी थी। उन्होंने प्रोटेस्ट किया जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है, ये जो कुछ डिक्लेयर हुआ था, ये जो घोषणा की गई थी इनके बारे में हमको, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है, जो ये लाया गया है जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में, उसका उन्होंने विरोध किया। क्यों? क्योंकि उसमें वुमेन्स को एक्सक्लूड कर दिया गया था, जो बेसिक राइट्स थे, ठीक है, जो ईच ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए, जो बेसिक राइट्स है हर एक को मिलना चाहिए, वहां पे वुमेन्स को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया था, मतलब अलग रखा गया था, ठीक है। सो इन 1791 शी रोट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। तो इसलिए 1791 में उन्होंने लिखा कि एक डिक्लेरेशन होना चाहिए जिसमें वुमेन और सिटीजन दोनों के राइट्स क्या है उसको बताना चाहिए। तो शी एड्रेस टू द क्वीन एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट। तो यहाँ पे वो क्वीन को एड्रेस कर रही है, जो मेंबर्स है नेशनल असेंबली को, उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने लिखा कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है उसको आपको मानना चाहिए। तो इन 1793 में, ठीक है, ये जो लेडी है ओलंपी डी गॉर्जस, इनको क्रिटिसाइज किया जो जैकोबिन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसकी बहुत आलोचना की और फोर्सिबली जो इनके जो वुमेन्स क्लब है उनको बंद कर दिया। और उनका एक मुकदमा चलाया गया, जो नेशनल कन्वेंशन है वहां पे मुकदमा चलाया गया और उनको राजद्रोह, ठीक है, चार्ज ट्रेशन मतलब राजद्रोह का उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। उनको उसकी सजा दी गई और उसमें सजा क्या थी, उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए वहां पे उस समय आवाज उठाने का मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे सम ऑफ द बेसिक राइट्स, ठीक है, जो ये लिखा था ओलंपी डी गॉर्जस ने, क्या क्या बेसिक राइट्स। वुमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट्स, ठीक है, तो वुमेन जो है वो फ्री पैदा हुई है और उनको भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए मैन के जैसे। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मैन। दिस राइट्स आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड ऑल अबाउट रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन। तो यहाँ पे गोल क्या होना चाहिए, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जो है उनका गोल ये होना चाहिए कि जो नेचुरल राइट्स है वुमेन्स और मैन, ठीक है, दोनों के बारे में वो बात कर रही है, वुमेन और मैन के जो नेचुरल राइट्स है वो दोनों को उनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और ये जो राइट्स है, लिबर्टी मतलब उनको आजादी मिलनी चाहिए, प्रॉपर्टी मतलब उनका जो प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी जमीन जायदाद है उन पे उनका हक होना चाहिए, सिक्योरिटी मतलब उनको एक सिक्योर एनवायरमेंट मिलना चाहिए। और सबसे वही बात है ना कि अगर कोई भी अत्याचार है उसका वो विरोध कर सके। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड इन द नेशन विच इज नथिंग बट यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। तो ये जो सॉवरेनिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी मतलब राज किसको करना है नेशन में, इसको किसने, यूनियन ऑफ मैन और वुमेन है, इनको मिलके जो है पूरा जो राष्ट्र है वहां पे उनको राज करना है, ठीक है। सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर या अथॉरिटी। The law should be expression of general will. All female and male citizens should have a say, either physically, personally, or they are representative in its formulation. It should be it should be the same for all. All female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities, without any distinction of their talent. तो ये बोलना चाह रही है कि हर किसी को मतलब अपना जो बात है कहने का हक है, और जो भी मेल या फीमेल सिटीजन है उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको उसके हिसाब से ऑनर्स मिलना चाहिए, उसके हिसाब से खिताब मिलना चाहिए और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए जो उनकी एबिलिटीज है, ठीक है। एबिलिटीज के साथ जो है वो उनके पास जो एबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग उनको जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, ऑनर्स मिलना चाहिए। इसमें कोई महिला और पुरुष वाली बात नहीं है, जो भी टैलेंट है उसके बेसिस पे उनको मिलना चाहिए। तो नो वुमेन इज एक्सेप्शन, आखिरी में ये लिख रही है कि कोई भी वुमेन जो है वो एक्सेप्शन नहीं है। अगर उसने गलती की है, ठीक है, एक्यूज्ड है, उसने गलती की है तो उनको अरेस्ट करना चाहिए, और जो भी लॉ बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सजा भी मिलनी चाहिए। वुमेन लाइक मैन ओबे रिगरस लॉ मतलब जो भी सजा देनी है वो उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड,
है ना, ब्रेड लेने के लिए कैसे क्यू लगी हुई है, इतनी भीड़ है यहाँ पे। और ठीक है, वुमेन क्यूइंग अप एट अ बेकरी शॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मतलब मुश्किल रहा होगा उस समय जो ब्रेड के लिए भी आगे वो करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको हम कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे वुमेन्स का रोल हमने देखा देखा आपने कितनी एक्टिव रही होंगी फ्रांस की वुमेन उस जमाने में। ठीक है, जो हम अभी के ज़माने उस समय वो उस समय ज़माने में थी। उसके बाद जो है हमको फिफ्थ पार्ट देखना है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, जो स्लेवरी हुआ करता था फ्रांस में उसको कैसे खारिज किया गया। स्लेवरी मतलब गुलामी। ठीक है, उस समय जो है अफ्रीका से लोग ला के वहां पे उनको गुलाम बना दिया गया था, उसके बारे में हमको देखना है। और उसके बाद रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो रेवोल्यूशन के आने के बाद, एक क्रांति आने के बाद, चेंजेस आने के बाद जो वहाँ के जो कॉमन लोग हैं उस उनके लाइफ में क्या चेंजेस है उनके बारे में हमको ये 2 पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको हम कंप्लीट करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया। वीडियो लेक्चर समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर वीडियो लेक्चर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।